नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए शुरू करने से पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के अधिकारों का रिकॉर्ड, अमेरिका की धुंधली दृष्टि। इस लेख के अंतर्गत अमेरिका के दृष्टिकोण को भारत के संदर्भ में देखना है। दूसरा है हर कीमत पर सुरक्षा। तो इस लेख की चर्चा का आशय यह है कि तमिलनाडु में अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि नए साल के ही दिन 4 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। यानी पटाखा उद्योग में सुरक्षा प्रोटोकॉल को और सुदृढ़ किया जाए। कैसे किया जाए, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद है तीसरा टॉपिक, शक्तियों के लिए एक गंभीर अनुस्मारक। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि भारत हमेशा एक समावेशी सहिष्णु राष्ट्र था और आगे भी रहेगा। क्या रह पाएगा, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक होगा शासन में सहायता। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे गैर सरकारी संगठनों, सरकार और कारपोरेट्स का तालमेल, उसका सहयोगात्मक प्रयास, उसके माध्यम से लोगों तक कैसे सुविधाएं पहुंचे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और पांचवा और अंतिम टॉपिक होगा रूस यूक्रेन तनाव। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि रूस की क्या मांगे हैं, पश्चिमी देश इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, आगे क्या होगा, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और अंतिम में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, उत्तर संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे उत्तर को लिखा जाए। तो आइए पहले विषय की ओर चलते हैं सत्र के। तो यह पृष्ठ संख्या 6 पर आया है। इसको सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर में यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। तो संदर्भ यही है कि भारत के अधिकारों का रिकॉर्ड, अमेरिका की धुंधली दृष्टि। तो हाल ही में अगर हम बात करें तो भारतीय विदेश नीति का रिकॉर्ड आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें आया था रिपोर्ट। तो अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण को फिर से शुरू करने पर उतार चढ़ाव का एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुले तौर पर लुभाने के बावजूद संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, जो बाइडेन के तहत वाशिंगटन के साथ सौहार्दपूर्ण भारतीय संबंध बनाए रखने में उल्लेखनीय रूप से सफल रहे हैं। और इस तरह से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में निकटता आई है। तो इसमें प्रमुख तथ्य यही है कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक महत्वपूर्ण सहयोगी माना जाता है और एकमात्र नामित प्रमुख रक्षा भागीदार भारत में नामित राजदूत एरिक गर्सेटी ने सीनेट को यही बताया कि भारत की तुलना में अमेरिकी सुरक्षा और समृद्धि की भविष्य के लिए कुछ राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से बीच बीच में इस तरह की बातें हो जाने की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में तो एक धुंधली दृष्टि देखने को मिलती है। इस तरह का एक वाकया आप लोगों ने अक्टूबर में देखा होगा। पिछले वर्ष की दिल्ली में अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमैन ने भारत द्वारा रूसी सैन्य उपकरणों की खरीद के बारे में कहा कि हम किसी भी देश के बारे में काफी सार्वजनिक रहे हैं जो S-400 मिसाइल का उपयोग करने का निर्णय लेता है। और यह लगता, उन्होंने ये भी कहा था कि यह खतरनाक है और किसी की सुरक्षा के हित में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत उसकी खेप को रूस से मंगवा रहा है। हालांकि अमेरिका बहुत ही संतुलित बोल करके निकल गया था, लेकिन भारत के लिए थोड़ी सी समस्या पैदा हो गई थी। इसी तरह से अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन थर्ड ने जिसे साझा मूल्य कहा, उसके लिए वाशिंगटन लोकतांत्रिक मानदंडों और मानवाधिकारों का आकलन करने में विश्वसनीय माने जाने वाले सूचकांकों में व्यापक भारतीय गिरावट का एक अनुकूल दृष्टिकोण रखता है। तो इजराइल की तरह भारत भी यही देख रहा है कि वाशिंगटन के साथ दोस्ती अंतरराष्ट्रीय आलोचना से एक निश्चित प्रतिरक्षा
प्रदान कर रहा है। तो पिछले मार्च में ही अमेरिकी विदेश विभाग की मानवाधिकार प्रथाओं पर देश की रिपोर्ट ने भारत में महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों को दर्ज किया, जिसमें न्यायोत्तर हत्याएं, यातना, मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, पत्रकारों का अनुचित उत्पीड़न और सेंसरशिप और वेबसाइटों को अवरुद्ध करना शामिल है। हालांकि भारत इसका विरोध किया था और एक साल पहले ही की बात है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 142वां स्थान मिला है। तो ऐसे में सोचने पर मजबूर होना पड़ जाता है भारत को कि क्या भारत के साथ अमेरिका पूरी तरह से है। तो भारत को अमेरिकी स्थित फ्रीडम हाउस द्वारा खराब दर्जा दिया गया, जिसने इसे आंशिक रूप से मुक्त कहा। वहीं स्वीडन का वी डेम संस्थान, जिसने इसे चुनावी निरंकुशता करार दिया। द इकोनॉमिस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स और स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी, जिसे भारत ने स्थापित करने में मदद की थी, और उसी का रिकॉर्ड खराब बताया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने लगातार वर्षों से सिफारिश की है कि मुसलमानों और ईसाइयों के साथ भारत के व्यवहार के कारण भारत को विशेष चिंता का देश के रूप में सूचीबद्ध किया जाए और भारत को अत्यधिक ईसाई उत्पीड़न के लिए ओपन डोर्स वर्ल्ड वॉच लिस्ट में स्थान दिया गया, जिसमें इराक, सीरिया और सऊदी अरब के नीचे दिया गया। तो अमेरिकी सरकारों ने इन सभी निष्कर्षों को गैर सरकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं की निराशा के कारण नजरअंदाज कर दिया। तो इस तरह से कह सकते हैं, चूंकि उन्होंने यही कहा कि नरेंद्र मोदी की भारत को एक अनिवार्य भागीदार के रूप में स्थान दिया गया है और उनकी सरकार को गैर सरकारी संगठनों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है और उनके निष्कर्षों को पक्षपाती और बेखबर रूप से चित्रित किया गया है। तो इसी तरह से विश्व मीडिया की अगर बात की जाए तो कूटनीतिक नैतिक मानकों के अनुसार आगे नहीं बढ़ती है, न ही वैश्विक मीडिया। तो इस तरह से वैश्विक मीडिया ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में तूफान से 6 और इलिनॉइस में गोदाम ढहने से 6 की मौत सुर्खियां बनती है, जबकि रिपोर्ट में कहा गया कि हर 25 मिनट में एक भारतीय महिला आत्महत्या करती है। तो यहां पर यही आप देख सकते हैं कि कैसे वैश्विक मीडिया सुर्खियां बनाता है जो कि समाचार योग्य नहीं है। पिछले समय में भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे देशों में तीसरी दुनिया के नेताओं ने एक प्रतिद्वंदी मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की पेशकश की और कतर, चीन और रूस ने 24 घंटे के समाचार चैनल शुरू किए, लेकिन संसाधनों और घुसपैठ और पश्चिम की पहुंच से मेल नहीं खा सके। तो प्रभुत्वपूर्ण अंग्रेजी माध्यम समाचार पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें संगीत, फिल्म, संस्कृति जैसे सॉफ्ट पावर संपत्तियां भी शामिल हैं। इसलिए केंद्रीय खुफिया एजेंसी को बे ऑफ पिग्स आक्रमण, इराक के परमाणु हथियारों और अफगान सेना की क्षमताओं में अपनी घोर विफलताओं के बावजूद सर्वज्ञ रूप से चित्रित किया गया। विश्व समाचारों का उल्लेख पश्चिमी राजधानियों द्वारा दिया जाता है। इसी तरह से G7 देशों और यूरोपीय संघ द्वारा रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर परिणाम और गंभीर आर्थिक लागत की धमकी की घोषणा बिना किसी संदर्भ के रूस की अपनी सुरक्षा के लिए की जा सकती है। अप्रासंगिक पश्चिमी अधिकारियों द्वारा चीन में शीतकालीन ओलंपिक के बहिष्कार की घोषणा की गई है, लेकिन कतर में विश्व कप फुटबॉल का बहिष्कार का कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह से राजनीतिक विरोधियों को दंडित करने के लिए पश्चिम की पसंद का साधन यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में संदिग्ध वैधता के एक तरफा प्रतिबंध। इन प्रतिबंधों से निर्दोष नागरिकों को कितनी भारी पीड़ा हुई है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं किया गया है इन वैश्विक मीडिया के द्वारा। अमेरिकी ट्रेजरी ने कई प्रतिबंधों के 36 समूहों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें से नवीनतम अमेरिकी सहयोगी पाकिस्तान से उस देश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ से ठीक पहले पुलिस प्रमुख सहित 7 बांग्लादेशियों के खिलाफ आमतौर पर असंवेदनशील उपाय हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विश्व मीडिया भी कैसे इन देशों, उसमें हमारा भारत भी शामिल है, तो किस प्रकार की खबरें जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है उसे भी वह हाईलाइट करता है। यूएस पर अगर देखा जाए तो दुनिया का यह सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए दूसरों के मौलिक अधिकारों पर मध्यस्थता करना एक ऐसे देश के लिए विडंबना है, यानी वह दूसरे के मौलिक अधिकारों की मध्यस्थता
यानी भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, भारत को न्याय दिलाने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तत्पर है, लेकिन वह अपने देश को नहीं देख रहा है। जहां मार्च 2021 को समाप्त होने वाले 12 महीनों में इसकी पुलिस ने प्रति मिलियन 37 अफ्रीकी अमेरिकी लोगों की हत्या और 15 प्रति मिलियन गोरों के मुकाबले की, जबकि अफ्रीकी अमेरिकियों में केवल 13% शामिल थी आबादी। अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन द्वारा आयोजित लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन में इसके प्रतिभागियों के बारे में अनुमान लगाया गया था, क्योंकि हर लोकतंत्र उदार नहीं है और हर समाज जिसे उदार माना जाता है वह पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। तो सार्थक शिखर सम्मेलन उपस्थिति में वैश्विक होना चाहिए और इस तरह से पृथ्वी और अंतरिक्ष में असमानता, जलवायु परिवर्तन और हथियारों पर नियंत्रण जैसी गंभीर समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे लेख की ओर। पेज नंबर 6 पे ही आया हुआ है। इसको सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर गवर्नेंस यानी शासन और इंडस्ट्रियल पॉलिसी औद्योगिक नीति के अंतर्गत यानी थर्ड पेपर में भी डाल सकते हैं। तो संदर्भ यही है कि हर कीमत पर सुरक्षा, यानी सरकारें पटाखा उद्योग में सुरक्षा प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। तो जैसा कि आपने देखा होगा, घटना क्या हुई थी कि तमिलनाडु में पटाखों के क्षेत्र के केंद्र विरुधनगर जिले के कलाथुर गांव में एक आतिशबाजी इकाई में विस्फोट में नए साल के दिन 4 श्रमिकों की मौत हो गई। तो एक उद्योग में सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के लिए अथक सतर्कता की आवश्यकता को दोहरा रहा है, जो कि खतरनाक से खतरनाक संबंधित प्रक्रियाएं हैं। तो यही कहा जा सकता है कि विस्फोट रसायनों के गलत संचालन के कारण, घर्षण के कारण यह विस्फोट हुआ है। जाहिर तौर पर कार्यकर्ता 2022 में पूजा करने के लिए यूनिट में आए थे, यानी नए वर्ष मनाने के लिए। अधिकारियों ने यूनिट के लाइसेंस को निलंबित कर दिया और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा और भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए, लेकिन उन्होंने लाइसेंस धारकों जैसे उल्लंघन का हवाला ही नहीं दिया। तो क्या इस भारतीय दंड संहिता में उतनी व्यवस्था है जिससे कि आगे यह घटना न घटित हो सके? भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम को क्या और मजबूत बनाने की आवश्यकता है? तो इसी तरह से इकाई को उन्होंने दूसरे को पट्टे पर दिया था, अनाधिकृत रूप से उत्पादों का वहां निर्माण हो रहा था। इन सब की जांच कौन करेगा? और यही कोई नई घटना नहीं, इसी तरह की घटना उसी दिन ही पश्चिम बंगाल में भी हुई और इस पिछले वर्षों में भी जिले में कई विस्फोट हुए और लगातार राज्य सरकारों ने विस्फोटों के कारणों का अध्ययन करने के लिए समितियों का गठन किया और पटाखा उद्योग के कामकाज के तरीके में हालांकि सुधार हुआ। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो बाल श्रम की सीमा में काफी कमी आई, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन और निगरानी के संबंध में ट्रैक रिकॉर्ड वांछित होने के लिए बहुत कुछ अभी करना बाकी है। तो कलाथुर विस्फोट जैसी घटना को देखने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। आमतौर पर किसी भी विस्फोट को एक दुर्घटना कहा जाता है, लेकिन इस तरह के प्रयोग से अनजाने में उन लोगों की भूमिका खत्म हो जाती है जो सुरक्षा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर एक पॉइंट आया है भारतीय दंड संहिता के तहत, तो उन लोगों के खिलाफ इस तरह की विभिन्न धाराएं, धारा 286, धारा 337, धारा 304 का प्रयोग किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता की तो 286 में विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षा पूर्ण आचरण, इसमें कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकती है। अब सोचिए, इतनी बड़ी घटना, इतने लोगों की जान चली गई, इसमें 6 मास तक का कारावास हो सकता है और 1000 रुपए तक का दंड का प्रावधान है। तो इस तरह से ये घटनाएं कभी भी नहीं रुकेंगी। इस तरह की इन धाराओं को बदलने की आवश्यकता है, संशोधन करने की आवश्यकता है। धारा 337 में किसी कार्य द्वारा जिससे मानव जीवन या किसी को व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो, चोट पहुंच जाए, ऐसा कार्य करना, तो इसके खिलाफ यह धारा है। तो इसमें कारावास की सजा भी 6 मास तक की ही हो सकेगी, जुर्माने में 500 रुपए तक का दंड या दोनों तरीके के। इसी तरह से 304 में लापरवाही से मौत का कारण, तो ये लापरवाही ही तो है, तो इसमें 2 साल तक की सजा या जुर्माना,
दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता में जो भी इनके खिलाफ दंड है वह बहुत ही नाम मात्र का है। ऐसे में यह बार बार गलतियां दोहराई जा रही हैं, तो इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। पटाखा उद्योग क्यों आवश्यक है? क्योंकि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहां के 8 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है, तो इसे बंद भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह उद्योग को श्रमिकों और समाज के बड़े वर्गों के जीवन और स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी से मुक्त यह नहीं करता है, तो अब इसमें सुझाव यही हो सकता है कि घटना की भी किसी भी जांच में संबंधित अधिकारियों को उसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा गठित 8 सदस्यीय समिति द्वारा दिए गए कई सुझावों को कार्रवाई में बदलने पर गंभीरता से विचार भी किया गया है और इसका प्रयोग भी किया जा रहा है। इसी तरह से पंजाब और हरियाणा और मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश के कन्नन पैनल ने सुझाव दिया कि विस्फोटक अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि दंड को अब से अधिक कठोर बनाया जा सके और दोबारा इस तरह की घटनाएं घटित ना हो। इसी तरह से ड्रोन का उपयोग किया जाए, यानी विभिन्न इकाइयों की निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि घटनाओं को हम पहले ही अवेयर कर सकते हैं और लोगों को वहां से निकाला जा सके। तो उद्योग के कामकाज में सुधार के लिए विचारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है वह है केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर अधिकारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करना सुनिश्चित करना चाहिए। तो इस तरह से इस पर बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि इस पर कोई कठोर कानून निर्मित किया जाए। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण पृष्ठ संख्या 6 पर ही आई है। सामान्य अध्ययन के द्वितीय पेपर यानी जीएस के सेकंड पेपर सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के अंतर्गत डाल सकते हैं। संदर्भ यही है कि शक्तियों के लिए एक गंभीर अनुस्मारक जो भी हो। तो इसमें जो यह महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कथन को लेते हुए इस लेख का हम विश्लेषण करेंगे। तो सितंबर 2003 था। भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक चेन्नई में अपनी 125वीं वर्षगांठ मना रहा था। तो भव्य आयोजन का उद्घाटन कौन कर रहे थे? उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसी समारोह में यह कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण विपतन के बावजूद जिनकी पुनरावृत्ति को रोका जाना चाहिए, भारत हमेशा एक खुला समावेशी सहिष्णु राष्ट्र बना रहेगा, न केवल कानून की किताब से बल्कि इस प्राचीन सभ्यता की जीवित परंपराओं द्वारा भी सभी को आस्था की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो यह जो है इसी कथन को लेकर के ही इस पूरे लेख का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो इसमें एक नेता उनका आश्वासन, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी का यह कथन था, तो यह कह सकते हैं कि क्या प्रासंगिक है। वह देश के 2 सबसे बड़े अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कुछ भयानक घटनाओं का जिक्र कर रहे थे। याद हो तो उसी समय गोधरा कांड हुआ था, तो उसी के बाद ही उन्होंने यह जिक्र किया था। तो उस समय यह देखी जा रही थी। तो अनुकरणीय राजनीति ज्ञान से संपन्न शासना अध्यक्ष ने देश को इस विश्वास के साथ आश्वासन दिया कि यह केवल लंबे समय तक चलने वाला विपथन नहीं है और देश जल्द ही बहुलवाद और धार्मिक सहिष्णुता की अपनी सदियों पुरानी परंपराओं में वापस लौटेगा। हालांकि अगले वर्ष ही 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी चुनाव में हार गई थी, लेकिन फिर एक दशक के अंतराल के बाद यानी 2014 में फिर से उन्हीं की पार्टी सत्ता में लौटी। तो क्या देश के भाग्य के वर्तमान स्वामी में कोई भी उस गंभीर आश्वासन को याद रखेगा जो उनके अब तक के सबसे बड़े नेता ने राष्ट्र के लिए कृपा पूर्वक बढ़ाया था? तो क्या वर्तमान सरकार जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कथनों को क्या प्रासंगिक बनाएगी? तो वाजपेयी जी इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहे कि इस प्राचीन सभ्यता की जीवित परंपराओं को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया। दुर्भाग्य से उनके दुखद निधन ने भी उन शक्तियों के लिए एक गंभीर स्मरण पत्र के रूप में कार्य नहीं किया जो उनकी पवित्र आशा को दिन की जमीनी हकीकत में बदलने की आवश्यकता के लिए है।
तो पूर्व निरीक्षण में वाजपेयी जी यही चाहते थे कि 1947 में औपनिवेशिक शासन के जुए को दूर करते हुए देश धार्मिक रूप से उस रास्ते पर चलता रहे जिसे उसने अपने लिए चुना था। तो भारत में स्वतंत्रता के आगमन के बाद के वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने मानव की सार्वभौमिक घोषणा की थी और अपने प्रस्तावना में पुष्टि करते हुए कहा था कि विश्व निकाय के सभी सदस्य जो दुनिया भर में शांति के लिए प्रयास करने के लिए स्थापित किए गए थे, उन्होंने तथाकथित में निहित सभी आदर्शों के प्रचार और पालन के लिए स्वयं की प्रतिज्ञा की थी। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसी समय मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा ने शुरुआत में ही जोर देकर कहा था कि सभी इंसान स्वतंत्र और समान अधिकारों में समान पैदा होते हैं, वे तर्क और विवेक से संपन्न हैं, उन्हें भाईचारे की भावना से एक दूसरे के प्रति कार्य करना चाहिए। और आने वाले वर्षों में इसके निहितार्थ और मांगों को 1966 के 2 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वाचनों में सूक्ष्म विवरणों को वर्णित किया भी गया था। बाद में कई अनुवर्ती उपकरणों जैसे कि असहिष्णुता के सभी रूपों के उन्मूलन और भेदभाव के आधार पर कई अनुवर्ती उपकरणों के साथ इसे जोड़ा गया, जैसे धर्म या विश्वास 1981 और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर घोषणा 1992। तो इस तरह से ज्ञान की एक उत्कृष्ट कृति जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की प्रसिद्ध सार्वभौमिक घोषणा की गई तो नव मुक्त भारत भविष्य के लिए अपना संविधान लिखने की बीच में था। और इसके महान वास्तुकारों उस समय के सभी उच्च प्रबुद्ध नेताओं ने मानव ज्ञान की उस उत्कृष्ट कृति के अक्षर और भावना को अपनी प्रस्तावना में शामिल भी किया था, जिसके तहत भारत के लोगों ने अपने सभी नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, सभी प्रकार की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए गंभीरता से संकल्प लिया था और उन सभी के बीच व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बिरादरी को बढ़ावा देना था। और लोगों के मौलिक अधिकारों पर संविधान के भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। इन प्रारंभिक प्रतिज्ञाओं का विवरण विस्तृत और दृढ़ किया गया था। बहुत पहले ही अनुभव से यह महसूस हो गया था कि देश के लोगों, शासकों और शासितों को भी राष्ट्र और समाज के प्रति अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति सचेत करने की सख्त आवश्यकता है। और तब उसी के बाद ही भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इन पवित्र दायित्वों में से यह भी प्रमुख था। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना और भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, यह सब हमारे कर्तव्य में ही तो निहित है। अब संवैधानिक युग की शुरुआत के इतने वर्ष के बाद देश के कई राष्ट्रभक्त नागरिक मौजूदा जमीनी स्थिति को संविधान के विरोध के रूप में भी देखने लगे हैं। वे सोचने लगे हैं कि क्या स्वतंत्रता के 2 साल बाद शासन का वह शानदार चार्टर अधिनियमित अपनाया और खुद को दिया गया आने वाले वर्षों में एक नया अलिखित संविधान था जिसे पूरी तरह से विपरीत रेखाओं पर खींचा गया था। तो क्या वे पूछ रहे हैं, क्या हमने वास्तव में अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा को पूरी तरह से त्यागने और धार्मिक बहुलवाद को बनाए रखने और नागरिकों की गरिमा, समानता और बंधुत्व बनाए रखने के लिए अपने संवैधानिक वादों को खत्म करने का फैसला किया है? तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण है। और एक निष्क्रिय आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, तो स्वतंत्रता के आगमन से बहुत पहले भारत ने अपने सभी निवासियों को धर्म से संबंधित अपराध पर एक पूर्ण अध्याय के साथ भारतीय दंड संहिता भी दी थी, जिसमें धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने, धर्म या विश्वासों को अपमान करने, धार्मिक संस्थाओं को परेशान करने के लिए दंड निर्धारित किया गया था। तो इस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और इस तरह की अन्य नापाक गतिविधियों पर यह इंडियन पेनल कोड कार्य करता है। और कोई पूछ सकता है कि संहिता के यह प्रावधान पूरी तरह से निष्क्रिय क्यों हैं, जबकि कई लोग खुलेआम दिन के उजाले में इनका उल्लंघन कर रहे हैं। टेलीविजन और समाचार पत्र नियमित रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं कैसे उनमें कुछ संतों को रूप में, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी की गई। तो क्या यह सब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए
भारतीय दंड संहिता अपराध के आवेदन को आकर्षित नहीं करता, और जब उनमें से कुछ लोगों को देश के नागरिकों को दूसरे सबसे बड़े समूह के खिलाफ अत्याचार करने और यहां तक कि सामूहिक हत्या करने के लिए उकसाने के लिए सीमा पार करते हैं, तो क्या उनका दुस्साहस हमारी दंड संहिता के किसी भी प्रावधान या किसी अन्य कानून द्वारा कवर नहीं किया जाता? तो इसी तरह से लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में निर्धारित भारत का चुनाव कानून धर्म के आधार पर चुनाव के संबंध में नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास घोषित करता है। तो दंडनीय अपराध धारा 125 में इसका उल्लेख करते हुए प्रख्यात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वर्गीय वी.आर. कृष्णा अय्यर ने एक बार कहा था कि यह बहुत ही अफसोस की बात है कि राजनीतिक सांप्रदायिकता बड़े पैमाने पर फल फूल रही है, और क्योंकि पार्टियों और राजनेताओं में सांप्रदायिक पहचान का राजनीतिकरण करके सत्ता का पीछा छोड़ने की इच्छा शक्ति पेशे से अलग नहीं है, और यह वास्तव में दुखद है जबकि चुनाव कानून अपने उपरोक्त दंडात्मक प्रावधान के साथ बरकरार है। और एक गंभीर चिंतित न्यायविद न्यायाधीश का यह कह सकते हैं कष्ट देश भर में राजनीतिक विमर्श की एक स्थायी विशेषता बन गया है। तो एकता का क्या सुनहरा धागा, इसे हम पिरो नहीं सकते हैं। देश की शीर्ष अदालत वास्तव में हमारे लिए शुरू से ही लगातार बताती रही है कि आज़ादी के तुरंत बाद देश के संविधान ने हमारे लिए जो रोड मैप तैयार किया था उसका अर्थ और निहितार्थ क्या है। तो अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य 1974 के मामले में न्यायालय की एक बड़ी बेंच ने कहा था कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसे विशाल भूमि में रहने वाले लोग विभिन्न धर्मों को मानते हैं और विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, और यह विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम है। यहाँ पर उनमें से प्रत्येक ने भारतीय राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी है, और भारत आज उन सभी के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म और भाषा की विविधता के बावजूद राष्ट्र के ताने बाने में एक बुनियादी जन्मजात एकता का सुनहरा धागा चलता है। तो इस तरह से एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में न्यायालय की एक और भी बड़ी पीठ ने घोषणा की थी कि संवैधानिक प्रावधान एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना पर रोक लगाते हैं और राज्य को किसी विशेष धर्म के साथ खुद की पहचान करने या अन्यथा पक्ष लेने से रोकते हैं, और धर्मनिरपेक्षता अधिक है धार्मिक सहिष्णुता के निष्क्रिय रवैये की तुलना में। अगर देखा जाए तो यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की सकारात्मक अवधारणा है। तो इसमें जो धुंधला प्रकाश दिख रहा है, तो 30 जनवरी 1948 का वाकया है। इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो राष्ट्रपति के दुखद निधन की घोषणा करते हुए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और वह प्रकाश इस देश में दिखाई देगा और दुनिया उसे देखेगी, क्योंकि उस प्रकाश ने तत्काल वर्तमान से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व किया है और यह जीवित शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करता है, हमें सही रास्ते की याद दिलाता है, हमें त्रुटियों से दूर करता है, इस प्राचीन देश की स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। तो उस दुखद दिन पर साल दर साल सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। तो इस तरह से जो हमें उस असाधारण नेता की शिक्षाओं को याद करने के लिए सचेत कर रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या हमारे पास अभी भी भारत को वैसा ही रहने देने की इच्छा और दृढ़ संकल्प है जैसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे तब और हमेशा भविष्य में? तो क्या हमें अपने पहले प्रधानमंत्री की आशावाद याद है कि महात्मा का प्रकाश देखेगा? और क्या हम देश के अन्य महान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2003 में दिए गए गंभीर आश्वासन की परवाह करते हैं? तो भारत हमेशा एक खुला, समावेशी, सहिष्णु राष्ट्र बना रहेगा। तो क्या इसके पीछे कोई जवाब है? तो अभी यह आप देख सकते हैं। तो इस तरह से भारत की अपनी एक अलग परंपरा रही है। प्राचीन तम काल से अगर देखा जाए तो भारत में सभी धर्म के लोगों का यहाँ पर रहना हुआ है। यही कारण है कि भारत एक सहिष्णु देश है। अब बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 6 पर ही है। इसको शासन यानी गवर्नेंस के अंतर्गत डाल सकते हैं सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर में। तो शासन में सहायता,
तो गैर सरकारी संगठनों, सरकार और कारपोरेट्स का तालमेल, यानी यह इन तीन का तालमेल अगर हो जाता है तो विकास बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा सकता है। यह सर्वविदित है कि बाजारों और सरकारों के सहयोगात्मक प्रयास से देश का विकास होता है और हम यह जानते हैं कि समुदायों और गैर राज्य अनौपचारिक संस्थानों से जुड़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सरकारी तंत्र के साथ काम करना। यह कहा भी जाता है कि सरकार और जनता के बीच जो पुल का काम करता है वह गैर सरकारी संगठन ही करता है, यानी जनता तक सरकार की सभी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य ही यह एनजीओज करते हैं, सहकारी समितियां करती हैं। तो कंपनी अधिनियम की धारा 135 उन कारपोरेट्स को अनिवार्य करती हैं जो एक निश्चित स्तर के मुनाफे और टर्नओवर से परे हैं। तो विकास के क्षेत्र में कर से पहले अपने शुद्ध लाभ का कम से कम 2% भुगतान वह करते हैं। यह कानून कारपोरेट्स को गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी संगठनों, जिसे सीएसओ कहते हैं, जैसे गैर राज्य के निर्माताओं के साथ सहयोग के लिए आवश्यक प्रोत्साहन देता है। नागरिक निजी भागीदारी का यह सुदृढ़ीकरण विकास गतिविधियों का एक प्रमुख घटक है। तो इस तरह से गैर राज्य के लीडर्स समुदायों के साथ अपनी जुड़ाव की गहराई के कारण कारपोरेट बोर्ड रूम में पूंजी लाते हैं और कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल होकर राज्य की मदद करते हैं, और यह राज्य संचालित शासन तंत्र का एक उत्कृष्ट मामला है जो गैर राज्य नेताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। तो लोकतांत्रिक शासन का एक प्रमुख स्तंभ नागरिकों की राज्य की सवाल उठाने की शक्ति है, और गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक समूह संगठनों ने सरकारों को जवाबदेह ठहराने के लिए नागरिकों की क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सरकार के इस रुख के साथ ही एक गैर सरकारी संगठन द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई जो कि सरकार की आलोचना करती है राष्ट्र विरोधी है, और इसलिए जब विदेशों से वित्त पोषित किया जाता है तो विदेशी अनुदान के लिए जगह कम हो गई है। इसलिए कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे सीएसआर कहते हैं, अनुदान जो जरूरी नहीं कि सीएसआर कानून के लिए नहीं होता, तो गैर राज्य शासन में प्रमुख नेताओं के रूप में एनजीओ और सीएसओ को बहुत आवश्यक जीविका प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इसी तरह आपने देखा होगा सूचना के अधिकार अभियान, जो गैर सरकारी संगठनों के दशकों के लंबे प्रयासों के बाद एक कानून बन गया और इसका लाभ भी मिला। इस कानून ने भारत में पारदर्शिता की डिग्री में एक बदलाव लाया, जिसमें अधिकांश सरकारी मंत्रालय इसके दायरे में आते हैं और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। कारपोरेट घराने अपनी सीएसआर गतिविधियों को लागू करते समय और सरकारें अपनी प्रमुख परियोजनाओं को क्रियान्वित करते समय विशेष रूप से चुनाव से पहले के वर्षों में अपने लक्ष्यों में आक्रामक होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि विकास के क्षेत्र में काम करें जहां परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। और यह गैर राज्य अभिनेता हैं जो जमीन के स्तर को जानते हैं, जो लोगों और फर्मों राज्य के बीच की खाई को पाटते हैं। अनुसंधान से यही पता चलता है कि गैर सरकारी संगठनों, सरकार और कारपोरेट्स का तालमेल है जो विकास की एक पवित्र कब्र है, और इस क्षेत्र में एनजीओ, सीएसओ अपनी पैठ के साथ सरकारी योजनाओं के अंतिम मील वितरण या कारपोरेट घरानों के सीएसआर कार्य के कार्यान्वयन के लिए सबसे उपयुक्त है, और इस प्रकार एक दूसरे को विकासात्मक राज्य के मार्ग की ओर बढ़ाते हैं। और सीएसआर कानून ने कारपोरेट जगत को न केवल अपनी गंदगी साफ कर दी है, बल्कि गैर सरकारी संगठनों और सीएसओ के साथ काम करने के लिए कारपोरेट्स के लिए कानूनी ढांचा भी तैयार किया है। तो यहाँ पर सीएसआर कानून और सीएसआर है क्या, थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय निजी व्यवसाय है जो स्वनियमन है। इन कंपनियों को उत्पादक गतिविधियों के कारण खराब प्रदूषण की वजह से समाज में रहने वाले लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हें इनके कारण खराब पानी, हवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे कंपनी और कारखानों के आसपास के लोगों को कई प्रकार की बीमारियां होने की आशंका रहती है। तो इसीलिए भारत सहित पूरे विश्व के कंपनियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वह अपनी कमाई का
कुछ भाग उन लोगों के कल्याण पर लगाए जिनके कारण उन्हें सुविधा हुई है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत ने 2014 में इसे लागू किया था और इसके तहत उन कंपनियों को लाया जाता है जिनका सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए हो, सालाना आमदनी 1000 करोड़ रुपए हो और सालाना लाभ 5 करोड़ रुपए हो। तो ऐसी कंपनियों का CSR पर खर्च करना जरूरी होता है। साथ ही यह खर्च कंपनियों के 3 साल के औसत लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए। तो CSR नियमों के अनुसार CSR के प्रावधान केवल भारतीय कंपनियों पर ही लागू नहीं होते, बल्कि यह भारत में विदेशी कंपनियों की शाखा और विदेशी कंपनियों के परियोजना कार्यालय के लिए भी लागू होते हैं। भारत में गैर सरकारी संगठन CSO वर्तमान सरकार से जो मनमुटाव है उसके बावजूद भी विभिन्न गलतियों को ठीक करने के लिए नागरिक कार्रवाई को संगठित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे और वे बेहतर राजनीति के साथ साथ बेहतर शासन में योगदान करने में मदद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पेज नंबर 15 पे आया हुआ है, इसको सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। तो संदर्भ यही है, रूस यूक्रेन तनाव। तो यूक्रेन के साथ तनाव बढ़ाकर रूस क्या करने की उम्मीद करता है, रूस यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर सैन्य निर्माण क्यों जारी रखे हुए है, पश्चिम इसे कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं रूस के एकदम समीप है यूक्रेन। तो यहां महत्वपूर्ण यही है कि रूस और पश्चिम के बीच जो तनाव महीनों से चल रहा है, रूस ने महत्वाकांक्षी नाटो सदस्य यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिकों को इकट्ठा किया है, जिससे आशंका है कि वह अपने पड़ोसी पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। जबकि रूस ने इस बात का खंडन किया है और वह कुछ ऐसा नहीं करना चाहता है। हालांकि उसकी कुछ मांगे हैं जिसे नाटो सीधे सीधे नकार रहा है। यूरोपीय संघ के सदस्य मना कर रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने अपनी यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की को आश्वासन भी दिया है कि रूस द्वारा आक्रमण के मामले में अमेरिका निर्णायक प्रतिक्रिया देगा। तो इसमें रूस की मांग क्या है? रूस ने दिसंबर में सुरक्षा समझौते के मसौदे के रूप में मांगों को रखा है। तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है कि नाटो को यूरोप के सभी देशों से सैनिकों और हथियारों को वापस लेना चाहिए, जो सोवियत संघ के पतन के बाद मई 1997 के बाद गठबंधन में शामिल हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि नाटो रूस का लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे मध्य यूरोपीय राज्यों और क्रोएशिया, स्लोवेनिया जैसे बाल्कन राज्यों को सीमा वाले किसी भी बाल्टिक राष्ट्र में काम नहीं कर सकता। और रूस यह भी चाहता है कि नाटो किसी और विस्तार की योजना को छोड़ दे, जिसका अर्थ यही है कि यूक्रेन और जॉर्जिया को सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करने के लिए वह प्रतिबद्ध हो। और एक और मांग है कि नाटो को रूस की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्वी यूरोप, यूक्रेन और जॉर्जिया में अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इन सब प्रस्तावों पर पश्चिम की क्या प्रतिक्रिया है? तो अमेरिका और नाटो के अधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में बोला है, सीधे बोला कि यह प्रस्ताव अवास्तविक है। तो इस तरह से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि रूस के यह प्रस्ताव पूरी तरह से अवास्तविक है। संप्रभुता के सिद्धांत का हवाला देते हुए वे जोर देकर कहते हैं कि यूक्रेन और पूर्वी यूरोप के हर दूसरे देश को बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपनी विदेश नीति निर्धारित करने और जो भी गठबंधन चाहता है उसमें शामिल होने का अधिकार है। और उन्होंने नाटो का सदस्य बनने के लिए रूस के वीटो पावर के विचार को भी खारिज कर दिया और बताया कि नाटो संबंधित देशों को शामिल किए बिना पूर्वी यूरोप को प्रभावित करने वाला निर्णय नहीं लेगा। दूसरे शब्दों में उनका यही मानना है कि रूस यूक्रेनी सीमा पर सैनिकों को इकट्ठा करके और तनाव को तेज करके छोटे यूरोपीय राज्यों को दरकिनार करते हुए सीधे वाशिंगटन के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत करने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन अमेरिका और नाटो दोनों ने संकेत दिया है कि वे इस जाल में नहीं पड़ना चाहते। इसके बजाय क्रेमलिन के साथ बातचीत पर अपने यूरोपीय सहयोगियों से परामर्श करेंगे। और
बढ़ते तनाव नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से अगर रूस यूक्रेन पर अटैक करता है तो जर्मनी ने चेतावनी दिया है कि यूक्रेन पर आक्रमण अगर वो करता है तो यह जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को वह रोक देगा। चूंकि वह लगभग पूरी हो गई है, लेकिन इसके माध्यम से गैस प्रवाहित होने से पहले कई मंजूरी लेनी पड़ती है। जैसे ही यह चालू होगा, यह रूस के गजप्रॉम और यूरोप के औद्योगिक बिजली घर जर्मनी की आपूर्ति की जाने वाली गैस की मात्रा को दुगना कर देगा। ग्रीन्स के सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा होने के कारण जर्मनी कोयला और परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का इच्छुक है और इसे सस्ती गैस की सख्त जरूरत है। यही वजह है कि पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 को मंजूरी दी, लेकिन जर्मनी के कुलपति और आर्थिक मामलों और जलवायु कार्रवाई मंत्री रॉबर्ट हैबेक, जो ग्रीन पार्टी से हैं, ने पाइपलाइन को भू राजनीतिक दृष्टिकोण से एक गलती करार दिया है और गंभीर परिणाम की चेतावनी दी है। तो यह नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन आप देख सकते हैं, यह परियोजना 2015 में परिकल्पित किया गया था, जिसे मौजूदा नॉर्ड स्ट्रीम 1 बाल्टिक सागर के माध्यम से गुजरती पाइपलाइन के समानांतर में परिचालित करने के लिए जर्मनी तक पहुंचने, जहां से यह एकीकृत यूरोपीय बाजार के अंतर्गत यूरोपीय पाइपलाइन प्रणाली से जोड़ता है। और यह परियोजना रूसी गैज़प्रॉम तथा 5 यूरोपीय कंपनियों एनगी फ्रांस, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड ब्रिटेन, यूनिपर जर्मनी और विंटरसॉल जर्मनी को एक साथ लाती है। तो यह मानचित्र जरूर देखिएगा और इसे साथ साथ आगे क्या भी हो सकता है। तो आगे यही है कि अमेरिका और रूस के वरिष्ठ अधिकारी उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन और उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबको के नेतृत्व में 10 जनवरी को जिनेवा में वार्ता करेंगे और डी एस्केलेशन की दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। और कुछ दिनों बाद वियना और सुरक्षा और सहयोग संगठन में भी बातचीत जारी रहने की उम्मीद है, जबकि रूस से भू राजनीतिक लक्ष्यों की खोज में ब्रिंकमैनशिप को तैनात करने की अपनी रणनीति को जारी रखने की उम्मीद की जाती है। अमेरिका इस संभावना का लाभ उठाने की कोशिश करेगा कि एक वास्तविक आक्रमण केवल इस क्षेत्र के राज्यों को नाटो के लिए तंग कर देगा, रूसी खतरे को और अधिक वास्तविक बना देगा। तो यह जो है आगे का यही है रास्ता। इस तरह से अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, भारत के आकार और विविधता को देखते हो। तो भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, आकार भी विशाल है, तो हमें देश में बुनियादी सुविधाओं को अंतिम छोर तक यानी प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत एक विशालकाय देश है, भारत विश्व का 7वां क्षेत्रफल और दूसरा जनसंख्या के आधार पर, तो इसलिए सबको बुनियादी सुविधाएं कैसे मिलेंगी, इसके लिए सरकारी गैर सरकारी संगठन, सहकारी समितियां और सीएसआर जो बताया, इन सब का होना आवश्यक है। तो क्या इसके लिए आप सहमत हैं? इसको अपने पक्ष में तो इस तरह से 3 भाग में तोड़िएगा। तो इस पहले जो कथन है उसी का उल्लेख करते हुए उत्तर को आपको शुरू करना है और मुख्य भाग में आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गैर सरकारी संगठनों, सहकारी समितियों के योगदान का उल्लेख करना है और इसके पक्ष में समर्थन करना है, यानी अपने तर्क देना है कि यह बहुत ही आवश्यक है। बुनियादी सुविधाओं की क्यों जरूरी है, क्यों? क्योंकि अब देखिए विविधताएं हैं और वह विविधताएं कई प्रकार की हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और भू आकृतिक विविधताएं भी हैं। तो इस तरह से वहां पहुंचने में सबके पास वह व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाती है, सरकार सबके पास नहीं पहुंच पाती। तो इसमें गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका होगी, सहकारी समिति, इन सब को आपको बताना है और अंत में संक्षेप में उत्तर को सकारात्मक निष्कर्ष लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, भारत में लोगों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए सरकार द्वारा अब तक की गई पहलों को सूचीबद्ध करें, साथ ही ऐसी पहलों के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन करें। तो भारत में लोगों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए सरकार द्वारा अब तक जो की गई पहलों को बताते हुए आपको मुख्य भाग में ही चले जाना है, भूमिका से ही। और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा अब तक जो की गई पहलें हैं उनको उदाहरण के साथ समझाते हुए बताना है। मानवाधिकारों की रक्षा को बताते हुए जो केसेस की चर्चा किया था उनको बताते हुए आपको अंत में संक्षेप में उत्तर का निष्कर्ष लिखना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।